हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो आपको जैसा कि पता है, अगर आपने मेरा सेशन अगर आप देखते आ रहे होंगे या फिर देखते होंगे डेली बेसिस पर, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट हमने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए हैं यूनिट 7 से, लेबर लेजिस्लेशन से। अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल एडुटेनमेंट, यू विल फाइंड ऑल दो सेशंस एंड वीडियोज़ ऑन माई प्लेटफॉर्म। सो आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर के चल रही हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं तो हम थ्योरी पार्ट को अच्छे से देखते हुए एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम जैसे ही अभी लेबर लेजिस्लेशन ख़त्म होगा, मैं MCQs एंड PYQ सॉल्व करवाऊंगी। उसके बाद अगेन 8 सॉल्व करवाऊंगी, 8 थ्योरी पार्ट देखेंगे, यूनिट 8, एंड फिर 9 एंड 10 अगेन, राइट। सो हम हमें क्योंकि कोर्स को भी कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, तो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के पढ़ना है हमें। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेलफेयर। क्या प्रोविजंस हैं वेलफेयर को लेकर के, उस पर बात करेंगे। सो पहला है वॉशिंग फैसिलिटीज, राइट। सो जो एम्प्लॉय वेलफेयर की जब बात आती है तो उनके हेल्थ की बात आती है, उनके सेफ्टी की बात होती है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी को हमने लास्ट सेशन में देखा था, अब बात करेंगे हम उनके वेलफेयर की बात करेंगे। सो वेलफेयर की में देखेंगे वॉशिंग फैसिलिटीज सेक्शन 42 के अंदर डाला गया है। मैं इसको इसके अंदर का थ्योरी पार्ट मैंने नहीं कराया, मतलब आपको मैं नहीं कराऊंगी दिस इज की लाइक, क्योंकि रिटन में था, मैंने उसको रिटन को अब यहाँ पर डाला नहीं, कि उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वेलफेयर फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जहाँ पे क्वेश्चन जहाँ से राइज होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उन टॉपिक्स को मैं करा रही हूँ प्लस, और उनको एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ उनका। जहां पर मुझे लगता है कि सिर्फ पॉइंट वाइज पूछेंगे तो मैं सिर्फ वहां पे पॉइंट ही लिख रही हूँ, ताकि आपको सिर्फ सेक्शंस याद रहे, बाकी अदर चीजें तो टॉपिक से समझ में आ जा रहा है कि वॉशिंग फैसिलिटीज में क्या होना चाहिए। सो वॉशिंग फैसिलिटीज है सेक्शन 42 के अंदर। दूसरा है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथेस, उसकी इसको किस में डिस्कस किया गया है, सेक्शन 43 के अंदर। थर्ड है फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, बैठने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज में, वो किसके अंदर बात की गई है, सेक्शन 44 के अंदर। फर्स्ट एड अप्लायंसेज होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स समझते हैं, जब जो लाइक किसी भी प्रीमाइस में ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, मतलब मेडिसिन बॉक्स होता है, जहां पर हर तरह की, मतलब नॉर्मल फीवर, कफ, हेडेक, आपको चोट लग गई, तो ये सारी नॉर्मल जो दवाइयां होती हैं रखी जाती हैं, कि अगर किसी को मेजर सी, मतलब माइनर सी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनको दिया जा सके। क्योंकि कुछ चीजें होती, सपोज किसी को फीवर हो रहा है या फिर किसी का हेडेक हो रहा है, तो ये नॉर्मल सी चीज होती है। तो इन सब चीजों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए किसी भी प्रीमाइस में, राइट। जिससे कि इजिली लाइक, क्योंकि 9 आवर्स के लिए कोई भी पर्सन काम करने गया है किसी भी फैक्ट्री में, तो एक अगर उसको छोटा सा माइल्ड अगर फीवर आ रहा है या फिर उसको हेडेक हो रहा है, तो उस बात के लिए वो छुट्टी नहीं लेगा, अपनी छुट्टी नहीं गंवाना चाहेगा। तो बेस्ट है कि वो वहीं पर रह करके उसके हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसके वेलफेयर मेजर्स के अंदर रखा गया फर्स्ट एड अप्लायंसेस को, जो कि डील किया गया है किसमें, डिस्कस किया गया है सेक्शन 45 के अंदर। कैंटीन फैसिलिटीज होनी चाहिए सेक्शन 46 के अंदर। कैंटीन फैसिलिटीज कब प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स कब प्रोवाइड किया जाता है, कितने इंप्लॉयज होते हैं जहां पर कि फर्स्ट एड बॉक्स कंपलसरी होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 150। जहां पर 150 या 50 से ज्यादा इंप्लॉयज वर्किंग होते हैं, वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, राइट। और कैंटीन फैसिलिटीज के प्रेमाइसेस के लिए आगे मैं बताऊंगी आपको, ये सारा मैं डिस्कस करूंगी आपको, कि कैंटीन फैसिलिटीज कितने लोगों को सेफ्टी, लेबर, सेफ्टी ऑफिसर कब रखे जाते हैं, और कैंटीन फैसिलिटीज कब प्रोवाइड की जाती हैं, एम्बुलेंस रूम कब दिया जाता है, रेस्ट रूम कितने लोगों के बीच में दिया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर कितने लोग होने चाहिए कि आप प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारा मैं एक सेशन बना दूंगी जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, राइट। आगे बढ़ेंगे। इनैक्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। सो हम बात करेंगे इनैक्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जो ESI है, इसका जो फॉर्मेशन ईयर था, इनैक्टमेंट ईयर था, वो था 1948। एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, क्या अमेंडमेंट्स हुए थे उस पर भी बात करेंगे।
तो देखेंगे द एक्ट वॉज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ प्रोफेसर बीपी अदारकर। जो एक्ट है ईएसआई, ये किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था, दैट वाज डायरेक्टेड बाय द प्रोफेसर बीपी अदारकर 1943 में, सप्लीमेंटेड बाय दैट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट कमिटी हेडेड बाय जोसेफ भोरे on the basis of recommendations of Professor Adarkar and the subsequent resolution of the Indian Labour Conference and Standing Labour Committee, the Workmen's State Insurance Bill providing for a unified scheme of social insurance was introduced in the Indian Legislative Assembly on 6th November 1946. स्कोप क्या है इसका, स्कोप देखेंगे द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सो ये एक लैंडमार्क की तरह जाना गया, इसको रिकॉग्नाइज किया गया इन इन हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सो ये क्या है, एक तरह से लैंडमार्क का काम किया, कौन, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। The Workmen's Compensation Act provide for compensation in case of occupational disease or compensation for injury by accident। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन है, काम करने के दौरान प्रीमाइसेस में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे मेजर हो या फिर माइनर हो, किसी तरह का उसके साथ हादसा हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, कॉम्पेंसेशन वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट लेकर आया गया, जिसके अंदर कॉम्पेंसेट करता है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को। जिस तरह का उनका इंजरी होगा, सपोज मेजर इंजरी है तो मेजर इंजरी के बेसिस पर उनका एक अमाउंट डिसाइडेड होता है कि इतना दिया जाएगा, माइनर है तो माइनर के बेसिस पे, अगर डेथ हो गई तो डेथ के केस में भी दिया जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है, एक्सीडेंट जब मेजर एक्सीडेंट होता है एंड प्लस डेथ हो जाती है, तो मेजर जब सपोज मेजर एक्सीडेंट होता है और वहां पर इम्प्लॉई का मतलब फिजिकली इम्प्लॉय डिसेबल्ड हो जाता है, सपोज उसके हाथ पैर कट जाते हैं या फिर कुछ और ऐसा चीज जो कि मेजरली उसकी बॉडी से को इफेक्ट करता है, वो हैंडीकैप हो जाता है किसी तरह से, तो जब जब बॉडी इंजरी जहां पे हो जाती है, उसका कॉम्पेंसेशन ज्यादा है डेथ के कॉम्पेंसेशन से, राइट। सो ये आपको याद रखना है। Okay. However, there was nothing to ensure the workers with benefits in case of sickness, maternity, disable, etc. So कह रहे हैं यहाँ पर there was nothing ensured the workers with benefits in case of sickness, मतलब अगर कोई बीमार है नॉर्मल, या फिर उसको मैटरनिटी चाहिए, मैटरनिटी लीव चाहिए, डिसेबलमेंट किसी तरह का है, तो उसमें मतलब आप इंश्योर नहीं करते कि कर सकते कितना अमाउंट आपको दिया जाना चाहिए, वो अभी आपको बताएंगे, राइट। सपोज मेजर इंजरी हो गई, किस टाइप की इंजरी है, मतलब नॉर्मल है, माइनर है या फिर मेजर है, तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए एज पर द कॉम्पेंसेशन, लाइक कितना खर्चा आएगा, सपोज अगर कोई चीज बहुत खराब हो गई, उसको ठीक करने में कितना खर्चा आएगा, तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन पैसा देता है। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 filled this gap. The scope of coverage of the Employees State Insurance Act is much wider than the Workmen's Compensation Act. So जो स्टेट ESI एक्ट लाया गया, जो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948, ये गैप को भरने के लिए आया, किसका, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट आया था उसकी, क्योंकि वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 में ही आ गया था, और ये जो आपका है ESI एक्ट वो आया था 1948 में। तो ESI में जो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट था, उसके अंदर ये नॉर्मल बीमारी जैसे सिकनेस हो गई, मैटरनिटी हो गई, डिसेबलमेंट हो गया, इसको कवर नहीं किया गया था, इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया था। लेकिन जब ESI एक्ट आया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया 1948, उसमें इस गैप को, जो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट का गैप था, जो कि चीजें नहीं उसमें कवर अप की गई थी, उस गैप को कवर किया गया किसमें, ESI एक्ट में। यही करने की कोशिश कर रहे हैं इस पैरा से। The ESI Act provides for the following benefits to worker insured under this Act. क्या क्या है ESI के अंदर, क्या क्या चीजें इंश्योर की जाती है, क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं। पहला तो सिकनेस है, अगर बीमार है तो उसके लिए भी प्रोविजन है कि कितना आपको अमाउंट पे किया जाना चाहिए, आपको सिक लीव देनी चाहिए, राइट। दूसरा है मेटर्निटी बेनिफिट। मेटर्निटी बेनिफिट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि मेटर्निटी बेनिफिट में आपको जो बोनस दिया जाता है 3500 का, प्लस आपको 26 वीक्स की लीव दी जाती है, पेड लीव होती है। उसके अलावा आप 3 मंथ्स की लीव को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो कि अनपेड होगी, अगर 6 महीने के बाद, मतलब जो 26 मंथ्स की लीव आपको मिलेगी अगर आप मदर हैं।
तो आपको 26 मंथ की जो लीव होगी वो पेड होगी। उसके अलावा अगर आप जो मतलब 3 महीने मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं अपनी लीव को। अगर आप बढ़ाते हैं तो वो लीव अनपेड होगी, लेकिन आपको इजिली लीव मिल जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबलमेंट बेनिफिट मतलब डिसेबल हो गया कोई पर्सन प्रीमाइसेस के अंदर, कोई उसके साथ दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में भी उसका अमाउंट डिसाइडेड होता है कि कितना अमाउंट उसको दिया जाना चाहिए। डिपेंडेंट्स बेनिफिट मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट है तो उसका क्या रेम्यूनरेशन होना चाहिए, कितना पे किया जाना चाहिए एम्प्लॉयर के थ्रू। मेडिकल बेनिफिट दिया जाना चाहिए, फ्यूनरल बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट्स कवर किए गए हैं ईएसआई एक्ट के अंदर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, किस तरह से एप्लीकेबल है ये एक्ट देखेंगे। द एम्प्लॉइज State Insurance Act applies in the first instance to all factories, including factories belonging to government other than seasonal factories. The act is not applicable in the following cases. So क्या कह रहे हैं कि जो ESI Act लाया गया था वो अप्लाई होता है उस सारे ही फैक्ट्रीज जिसमें कि जो कि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, या फिर अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज। देयर इज द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केस, किस केसेस में नहीं एप्लीकेबल होता है ये एक्ट देखेंगे। ये देखेंगे सीजनल फैक्ट्रीज, जो सीजनल फैक्ट्रीज है उनके अंदर उनका उनके लिए अलग रूल होता है, क्योंकि जो जो सीजन वाइज चलते, सपोज आइसक्रीम की फैक्ट्री है तो आइसक्रीम सीजनल बिजनेस है, क्योंकि आप सिर्फ ये समर में काम करता है, विंटर में इसका कोई काम नहीं है। तो सीजनल फैक्ट्रीज हो गई, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है रूल। Factories or establishment belonging to or under the control of the government whose employees are otherwise in receipt of benefits substantially similar or superior to the benefits provided under this act. सी है एनी मेंबर ऑफ द इंडियन नवल मिलिट्री और एयर फोर्स, मतलब कोई भी जो पर्सन है जो कि इंडियन नवल फोर्सेस में काम कर रहा है, मिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहा है, एयर फोर्स में है, उनको ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। ईएसआई जो ईएसआई के अंदर, ईएसआई एक्ट के अंदर जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो इनके लिए नहीं होगा। डी है एनी एम्प्लॉयड पर्सन whose wages excluding remuneration for overtime work exceeds such wages as may be प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फैक्ट्रीज वर्किंग विद द एड ऑफ पावर वेयर इन लेस देन 10% आर एम्प्लॉयड, उसमें भी ये ईएसआई एक्ट 1948 नहीं काम करता है, राइट। जहां पे जो जो फैक्ट्रीज वर्क करती हैं विद द एड ऑफ द पावर, विद द एड ऑफ पावर मतलब कि जहां पे 10 से भी कम लोग काम कर रहे हैं। एफ है फैक्ट्रीज वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर वेर इन लेस देन 20% आर एम्प्लॉयड। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको गुमराह तो नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं आपको गुमराह कर रही हूँ। सो पहले हम टॉपिक को देखेंगे, कई बार टॉपिक से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही की जगह गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है, तो आपको देखना है कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पे बात की गई थी, तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला हम लाइन पढ़ेंगे, राइट। लाइन को देखते हुए चलेंगे। The Employees State Insurance Act applies in the first instance to all factories, including factories belonging to government other than seasonal factory. The act is not applicable in the following cases. केसेस जो है फॉलोइंग केसेस उसमें अप्लाई नहीं होते हैं, तो हम सही जा रहे हैं, राइट राइट। जी है माइंड सब्जेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ द माइंस एक्ट 1952, जो ईएसआई एक्ट है जो जो आपने पीछे छेद पढ़े थे वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं माइंस में भी। माइंस जहाँ पे माइंस लाइक माइंस का मतलब कि जहाँ पे अंडर द बिलो द अर्थ काम होता है, जैसे कोयले की खदान हो गई, वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। रेलवे रनिंग स्टेट्स उसमें भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैं देख लेती हूँ, इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए वही पढ़ाऊंगी।
ठीक है। सो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में इस पर थोड़ा सा कुछ और एडिशन करूंगी, कुछ चीजें और इसमें ऐड करती हूँ मैं। ठीक है, सो हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।